जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज हम लेके आए क्लास 11 का मॉडल पेपर जो कि जारी हो चुका है। तो आज हम साइंस की फिजिक्स के मॉडल पेपर को करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो 40 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को हल करके ही एग्ज़ाम देने जाइए। सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मापल की मूल इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है टाइम, ऑप्शन बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है मास। बोल रहा है कि इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनमें से आपको बताना है कि जो मापने का जो मूल इकाई वो कौन सा नहीं है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम, यानी कि संवेग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संवेग यानी कि मोमेंटम। ओके, तो जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो 7 होते हैं, उनमें से टाइम, टेम्परेचर और मास तीनों होते हैं, लेकिन मोमेंटम जो होता है वो नहीं होते, ये ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। बोला जो डायमेंशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर, या प्रेशर के बराबर, या वर्क के बराबर, या मोमेंटम, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो किसके समान होता है, वो आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा यानी कि के ई, तो के ई बराबर क्या होता है? 1/2 mv², यानी कि हाफ mv² होता है। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। इसका जो डायमेंशन होगा m का हो जाएगा m। ओके, और v का होता है LT-1, तो v² है तो L²T-2 हो जाएगा। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का आपका डायमेंशन हो जाएगा mL²T-2। तो देखिए इनमें से चेक कर लीजिए कि ये डायमेंशन किसका है। इसके बराबर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाए। तो इसके बराबर क्या आएगा? वर्क आएगा। वर्क यानी कि W बराबर क्या होता है? F S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो ये होता है MLT-2 होता है, और यहाँ S यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि लंबाई एक प्रकार का, तो यहाँ L इंटू हो जाएगा, तो ML²T-2। देखिए ये इसके बराबर आया कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क होता है इसका डायमेंशन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्क इज राइट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर हमारा क्वेश्चन की, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। देखिए एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है और फिर उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 5 सेकेंड में। ओके, तो आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है। एक कार जो है 5 सेकेंड में विराम अवस्था से, पहले विराम अवस्था में था, फिर 5 सेकेंड के बाद वो 30 मीटर पर सेकेंड की गति पकड़ लेता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण निकालना है। त्वरण यानी कि ए बराबर क्या होता है? V-U/T। भी जो है यहाँ पे V-U/T होता है। भी जो है यहाँ पे देखिए लास्ट वेग क्या है? 30 है, 30 माइनस u का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट में जो वेलोसिटी था वो 0 था। तो 30 माइनस 0/T, टी का मान दिया हुआ है 5, तो 30/5 कितना हो जाएगा? 30/5 6 आ जाएगा। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका त्वरण हो जाएगा। ओके, 30/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। जो गति का समीकरण है, गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है, मतलब किस मोशन पे लागू होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या ऑप्शन सी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या नॉन ऑफ दिस। पहला ऑप्शन है एक समान त्वरण है, नियत वेग, असमान त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब एक समान त्वरण रहेगा तो ही गति का जो समीकरण सब होता है उसे क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। जैसे कि v बराबर U+AT, V² बराबर U² -2s
v बराबर u प्लस ए टी, यही सब है जो गति का समीकरण है। तो ये सब कब लागू होता है वो आपको बताना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तब, ओके, एक समान त्वरण रहना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाट हैपन्स टू इट्स एक्सेलरेशन। हो रहा है कि जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट्स इंक्रीजेज, ये बढ़ता है, इट्स डिक्रीजेज, ये घटता है, इट्स रिमेन्स द सेम, यानी कि ये सेम रहता है, उतना ही रहता है, बदलता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब कोई वस्तु है जो कि गति पे है और गति की दिशा में हम अगर बल लगाते हैं उसका एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए कोई वस्तु अगर गति में है, चल रहा है, तो उस पर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो उसका त्वरण क्या होगा और बढ़ेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना है। मतलब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट त्वरण रहेगा, तो वो गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लीनियर, दूसरा है एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी है क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टाइम और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द रिजल्टन ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर का जो रिजल्टन है किस प्रकार से निकलता है, देखिए रिजल्टन ऐसे निकलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ओके, तो इसमें जो बोल रहा है कि दो वेक्टर का हम अगर रिजल्टन निकाल रहे हैं तो उसमें हम कितना एंगल लेंगे कि उसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए। तो देखिए कॉस थीटा है तो थीटा का मान हम कितना लेंगे कि मैक्सिमम आता है, तो कॉस थीटा में मैक्सिमम मान होता है 1 और वो किस वैल्यू पे आता है, 0 डिग्री पे आता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। ओके, यहाँ हिंदी से भी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। दो स्केलर प्रोडक्ट जो है, किसी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, उसको क्या कहते हैं और वो दूसरा नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है तो उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए कि उसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक। तो उसका रेंज क्या होता है, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट है हमारा कि 10 नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या होता है कि कौन सा जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो ऑप्शन ए में है स्पीड यानी कि चाल, ऑप्शन बी में है वेलोसिटी यानी कि वेग, ऑप्शन सी में एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दर्शाता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एफ बराबर डी पी बाई डी टी, दूसरा में दिया एफ बराबर एम बी स्क्वायर या एफ बराबर एम स्क्वायर वी। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ दर्शाता है एफ बराबर डी पी बाई डी टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर में है, देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स
a rigid wall with velocity u and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball by the wall is okay. तो बोल रहा है कि एम द्रव्यमान का कोई एक गेंद है, उसका जो वेग है यू वेग से एक कठोर दीवार यानी कि हार्ड जो रिजिड वॉल है उससे टकराता है और उसी गति से वापस पलट के आ जाता है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग यानी कि इम्पल्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए पहले हम बॉल को फेंके, जिस वेग से फेंके उसी वेग से वो वापस आ गया, तो जितना में गया उतना में वापस आ गया। तो पहले जब गया तो वो पॉजिटिव में उसका वेग हुआ और फिर वो वापस हमारे डायरेक्शन पे आ गया, हमारे तरफ आ गया, यानी कि वो उल्टा कार्य किया, तो वो हो जाएगा नेगेटिव में। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके 12 का एक मिनट, इसमें वो नहीं कहा गया। देखिए पहले हम यू वेलोसिटी से हम उसको स्ट्राइक्स किए, ठीक है, रिबाउंड करके इसको फेंके तो यू वेलोसिटी से गया और फिर अगर हम क्या किए वो वापस हमारे इधर आ गया। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ नहीं है कि यू वेलोसिटी से हम पहले इसको फेंके, फिर ये वापस आ गया, यू वेलोसिटी से गया फिर ये वापस आ गया, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होने वाला है -2 mu हो जाएगा। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला बात इसमें नहीं लागू होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा lubrication is used to increase the friction, decrease the friction in both A and B। ये आपको बताना है। तो इसका एक कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज द फ्रिक्शन को घटाने के लिए। ओके नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन की ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। देखिए एक बॉडी है जिस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन। ओके यानी कि एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 10, एफ बराबर 10 दिया है और मास क्या है हमारा, मास बराबर 1 kg होता है और आपको एक्सीलरेशन निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एफ बराबर ma होता है। ओके एफ की जगह ये रहा, एम की जगह ये रहा, ए निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके एक सेकेंड सॉरी 1 मीटर बोल, इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर, यहाँ 10 है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। एक्सीलरेशन निकालने में मास दिया हुआ है और फोर्स भी दिया हुआ है। ओके देखिए हिंदी से भी लिखा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण को क्या होगा वो निकालना। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। रिलेशन निकालना है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और बॉडी के मास से। ओके तो इसका जो राइट आंसर है इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, के बराबर क्या होता है p²/2m। ओके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया कि हाफ mv² होता है। ओके हो रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग यानी कि काइनेटिक एनर्जी को 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाएगा, तो वेग को वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले, तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी को 3 गुना कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा और क्या होगा 9 टाइम्स। ओके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर है KWS यानी कि किलो वाट घंटा इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी इकाई वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एनर्जी। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटेड एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांसलेटेड एनालॉग क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास। क्या हो जाएगा, मास। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। एक यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि उसमें उसमें क्या होगा कि उसमें पूछ रहा है कि आपसे कि सेंटर ऑफ मास उसमें कहाँ होगा। तो एट वन एंड ऑफ द रोड, या एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, या एट द टॉप ऑफ द रॉड, या एट द बॉटम ऑफ द रॉड। एक छड़ का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है वो आपको बताना है। तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट में होता है। सीधा सीधी बात है कि मास, सेंटर ऑफ मास क्या हो, सारा वजन एक मिड पॉइंट यानी कि मध्य जगह पे ही आएगा ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ओके, छड़ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर सॉलिड स्फीयर दिया गया। सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, तो इसके डायमीटर के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 2/5 mr²। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है अर्थ का वो आपको बताना है। लगभग कितना होता है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये रहा इसका राइट आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है, 11.2। यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है। और चूँकि इसमें वेग बोला है तो मीटर पर सेकेंड में होता है, किलोमीटर पर सेकेंड में नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो इसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट 23 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट वेयर इज़ द सन लोकेटेड। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन की स्थिति यानी सूरज कहाँ पर होता है, किस स्थिति पे होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ऑप्शन बी एट वन ऑफ द फोकाई, ऑप्शन सी ऑन द मेजर एक्सिस, या ऑप्शन डी है एट द एपोक। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि दीर्घवृत्त कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे सन का स्थिति क्या होता है, एट वन ऑफ द फोकाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर है हमारा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली। जो मून पे यानी कि चंद्रमा पे किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग कितना होता है वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा एक 1/6। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/6 होता है ना, तो 1/6 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है, पृथ्वी के उसके वजन के 1/6 टाइम तो होते हैं। नेक्स्ट 25 है हमारा। 25 में लिखा हुआ है कि फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। सैटेलाइट मूविंग जो है उसमें ऑर्बिट के अराउंड मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 1/2 होता है। कितना होता है, हाफ होता है। दोनों का रेशियो क्या होता है, हाफ होता है। नेक्स्ट है हमारा, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नॉन एज। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं, उसे स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, substance which can be stressed to cause large strains are called।
जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनाने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इलास्टोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टोमर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 1 पोएसी बराबर डैश न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला 0.1 होता है। क्या होता है? किसके बराबर होता है? 0.1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज, पहला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि संपर्क के सतह क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या ऑप्शन बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क के सतह के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस के सतह क्षेत्र के वर्ग के अनुपाती होता है, इस समानुपाती होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क के सतह के क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसमें क्या क्या है? गतिमान तरल पदार्थों का घर्षण प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्वेश्चन 30 है कि 30 नंबर क्वेश्चन पे है ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। एक वाटर का जो ड्रॉप है वो 2 ड्रॉप्स में ब्रोक होता है। तो उसका जो द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन। पानी की एक बूंद को 2 बूंद में तोड़ा जाता है, तो 2 बूंद में से किस गुण का योग, यानी कि सम करने से एक बूंद के गुण के बराबर आएगा, वो आपको बताना है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी होता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। इसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पहला ड्रॉप का जितना है, सेकेंड ड्रॉप का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस किया जाता है तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है? रिमेन्स द सेम रहता है, या डिक्रीज करता है, या इंक्रीज़ करता है? तो जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस जाता है तो वो क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, यानी कि घट जाता है उसका वॉल्यूम, यानी कि कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली बॉडी इज। परफेक्टली बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होता है। क्या होता है? 1। नेक्स्ट 33 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है ये किसका कॉन्सेप्ट देता है? ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि तापमान के बारे में बताता है ये कॉन्सेप्ट। इसका तो राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर, यानी कि तापमान। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू। पहला लॉ जो थर्मोडाइनमिक का वो क्या लीड करता है वो आपको पता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और पहला नियम थर्मोडाइनमिक का वो आपको क्या लीड करता है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट हमारा 35 एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। इसका ऐसा यूनिट बताना है, तो इसका राइट आंसर जूल पर मोल पर केल्विन होता है। जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इन ए मोनो एटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज। मोनो एटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होता है। क्या होता है? 3 होगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ रहा है कि 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 20 सेकेंड लगता है। तो आपको बताना है कि इसमें कि 20 सेकेंड में 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समयावधि, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 20 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन पूरा करता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड होने वाला है 2 सेकेंड। ओके, 20/80। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स।
ट्रांसफ़र वेव्स का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? 39 नंबर का आंसर होने वाला है लाइट वेव होता है। ट्रांसफ़र वेव्स का एग्जांपल क्या है? लाइट वेव। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन वेव इज कॉल्ड। अधिकतम किसी तरंग का में किसी कण की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? और वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना चाहिए। उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहलाता है। तो देखिए फिजिक्स के टोटल मैंने 40 क्वेश्चन को करा दिया है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपको कुछ गलत लगे या कुछ डाउट है तो कृपया आप अपने विचार को हमारे पास रखिएगा, ताकि हम आपके विचार का सॉल्यूशन कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके बाकी सारे दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सारा वीडियो। थैंक यू।